हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल हिंदी विद रेखा सारस्वत में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास वो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सफ़र बहुत पसंद आएगा और आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल साबित भी होगा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सिर्फ कवि और उनकी रचनाओं को याद करने का विषय नहीं है। अगर हम इसके काल विभाजन को, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, कवियों और उनकी रचनाओं को सही क्रम से हम समझ लें तो पूरा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना फिर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। और बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आदिकाल को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किन आधारों पर किया गया है। इसीलिए इस पॉइंट को अभी सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके पहले हम परिचय के बारे में पता करते हैं कि परिचय, पृष्ठभूमि, काल विभाजन क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप देने का सर्वप्रमुख जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है दोस्तों। किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में दोहरा नामकरण करते हुए संपूर्ण इतिहास को प्रमुख चार कालों में विभाजित किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने लिखा है 1929 में। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने सबसे पहले मतलब व्यवस्थित और वैज्ञानिक वो दिया है, इसको रूप दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो अब इन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति भी अपनाई थी दोस्तों। तो हम पता करते हैं जैसे आदिकाल, वीरगाथा काल, इसके बारे में पता करते हैं। तो आदिकाल, और जैसे इसको आदिकाल भी कहा इन्होंने और वीरगाथा काल भी कहा। तो अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1050 से 1375 ईस्वी तक, और ईस्वी की बात करें तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है इसका समय। पूर्व मध्यकाल को मध्य भक्ति काल भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल का नाम भी दिया है। इसका जो संवत है वो 1700 से 1900 ईस्वी है, विक्रम संवत है सॉरी। आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, और इसको 1900 विक्रम संवत 1900 से अब तक, यानी कि अब तक जो समय चल रहा है। और ईस्वी में देखा जाए तो 1850 से अब तक। तो दोस्तों ये जो समय था ये क्या है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि इन्होंने 4 कालों में विभाजित कर दिया है। किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को। और क्योंकि इन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई थी तो इसीलिए इन्होंने आदिकाल नाम भी दिया, वीरगाथा काल भी नाम दिया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा है और भक्ति काल भी कहा है। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, आधुनिक काल यानी कि गद्य काल। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख काल और उनका विस्तृत विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। मेरा गला खराब होने की वजह से दोस्तों मेरी वीडियोस आने में व्यवधान हो रहा था। खैर अभी भी सही नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं बोल पा रही हूँ। मुझे बोलते बोलते पेन होता है गले में, तो खैर वो छोड़ते हैं, आगे हम अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। आदिकाल के बारे में बात करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसकी प्रमुख भाषाओं की बात करें तो इसकी प्रमुख भाषा जो है वो डिंगल और पिंगल है, जिसमें कि अपभ्रंश भी मिश्रित है। मैथिली, अबहट्ट और डिंगल पिंगल 4 इसकी मुख्य भाषा हैं। डिंगल पिंगल और मैथिली और अबहट्ट। ठीक है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा इसमें की गई है। युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है और इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है दोस्तों। प्रमुख अब हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि प्रमुख रचनाएं इसमें, और रचनाकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो प्रमुख रचनाएं हैं इसकी, एक सेकंड दोस्तों, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है दोस्तों? उसमें हिंदी का प्रथम महाकाव्य है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुझे ये थोड़ा सा चलाना नहीं आता है चीज़ों को, तो इसलिए मैं प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ऐसे ही बीसल देव की बात करें तो बीसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। कौन है दोस्तों? नरपति नाल है। आगे बात करें हम परमाल रासो की, तो परमाल रासो के परमाल रासो के हैं दोस्तों कौन? परमाल रासो के हैं जगनेक। ठीक है। विद्यापति की पदावलियाँ विद्यापति ने ही लिखी हैं। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। खुसरो की पहेलियाँ, तो खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो जी हैं। इन्होंने क्या लिखा? खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल का स्वर्ण युग है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को कहा गया है। ठीक है, इसको स्वर्ण युग से जाना जाता है। भक्ति काल दो मुख्य धाराओं में विभाजित था दोस्तों, निर्गुण और सगुण। कौन कौन सा? निर्गुण और सगुण में। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। निर्गुण धारा क्या आती है और सगुण धारा क्या आती है? तो देखिए दोस्तों, निर्गुण धारा और सगुण धारा की हम बात करें तो निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी संत काव्य थे। ठीक है, ज्ञान मार्गी संत काव्य थे, जैसे कि कबीरदास हैं। प्रेम मार्गी में ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा, ये दोनों धाराएं थी निर्गुण धारा में। तो ज्ञान मार्गी को संत काव्य कहा गया और प्रेम मार्गी को क्या कहा गया दोस्तों? सूफी काव्य कहा गया। तो जो ज्ञान मार्गी थी वो उसके कौन थे प्रमुख? कबीरदास थे। और प्रेम मार्गी के थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो कबीरदास ने किसकी रचना करी है? बीजक, यानी कि इसके अंतर्गत साखी सबद रमैनी, धर्मदास के द्वारा इसको संकलित किया गया। कबीरदास ने बीजक की रचना करी है जिसके अंतर्गत साखी सबद रमैनी है। प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य, इसके अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना करी थी वो पद्यावत की करी थी और अवधि का प्रथम श्रेष्ठ प्रबंध काव्य इसी को माना जाता है, पद्यावत को। इसके अलावा अखरावट आखिरी कलाम, ये सब मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित किए गए हैं। इस तरफ हम बात करते हैं दोस्तों सगुण धारा की। तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति के अंतर्गत आई। ठीक है, तो सगुण भक्ति में कौन कौन सी थी? राम भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा। ठीक है दोस्तों, राम भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में प्रमुख कौन थे? कौशाम्बी तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस की इन्होंने रचना करी है और किस में करी है? अवधी भाषा में करी है। विनय पत्रिका को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और ये कवितावली 3 लिखी है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बात करते हैं हम कृष्ण भक्ति शाखा की। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सालावली और साहित्य लहरी, ठीक है, इन तीनों की रचना करी है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी,
ये ब्रजभाषा के सम्राट कहे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन? सूरदास जी। आगे बात करते हैं। विशेष तथ्य अष्टछाप के कवि 1565 ईस्वी में स्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा स्थापित किया गया। अष्टछाप के कवि हैं इसमें 8 कवि शामिल हैं, जैसे कि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास छीत स्वामी। ठीक है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कितने हैं दोस्तों? इसमें 8 कवि शामिल है। इसको क्या कहा गया? अष्टछाप। अष्टछाप के कवि। और 1565 में दोस्तों इसके उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, अष्टछाप। आगे बात करते हैं हम रीतिकाल। रीतिकाल की प्रमुख भाषा, रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो कैसी है दोस्तों? ब्रज भाषा है। और जबकि भक्ति काल में 2 मुख्य धाराएं आई। कौन कौन सी? निर्गुण और सगुण आई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल की प्रमुख भाषा थी ब्रज, और इसका विभाजन और कवि देख लेते हैं। तो इसमें 3 तरह का वो मिल रहा है देखने के लिए, आपको कैटेगरी मिली है 3 तरह की। इनका जो विभाजन है 3 उसमें किया गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जो रीतिबद्ध कवि थे तो वो थे केशव दास, ठीक है, चिंतामणि, मतीराम। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्र का, कठिन काव्य का प्रेत। ये सब किसकी रचनाएं हैं? रीति काव्य उसकी, केशव दास की। ठीक है, और केशव दास कैसे कवि हैं दोस्तों? रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, आगे बात करें हम चिंतामणि और मतीराम। केशव दास, चिंतामणि और मतीराम, ये तीनों कौन है? रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा। 719 दोहे लिखे और फेमस हो गए। ठीक है, बिहारी लाल, बिहारी सतसई के नाम से इन्होंने लिखा है। सतसई मतलब, ठीक है, 700। तो 719 इन्होंने दोहे लिखे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रीति मुक्त कवि की। तो रीति मुक्त कवि जो हैं वो है हमारे घनानंद, बोधा ठाकुर और आलम। बोधा ठाकुर और आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर, आलम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल में देखिए, आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु युग, ठीक है, 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये सब लिखा है। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में 1900 से 1920 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग कब से चला है? 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। और इसके प्रमुख कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो द्विवेदी युग जो नाम है वो भी इनके ही नाम के ऊपर रखा गया है। आगे बात करते हैं द्विवेदी युग में प्रमुख कवि कौन कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने रचना करी थी साकेत, भारत भारती, और इनको ही राष्ट्रकवि कहा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो उन्होंने लिखी है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं छायावाद। छायावाद 1920 से 1936 तक चला। ठीक है, मात्र 16 साल। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक चला, यानी कि 50 वर्ष रहा। ठीक है, द्विवेदी युग 20 वर्ष रहा, 1900 से 1920 ईस्वी। छायावाद युग जो रहा तुम्हारा, छायावाद आया वो 16 साल रहा। ठीक है, 1920 से 1936। और इसके 4 प्रमुख स्तंभों की बात करें दोस्तों तो 4 प्रमुख स्तंभ है इसमें। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है कामायनी महाकाव्य, आंसू लहर। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ये किसने लिखी है? निराला जी ने।
सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो इन्होंने लिखा है चिदम्बरा को, और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा ने यामा और दीपशिखा नामक रचनाएं करी हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की। तो प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में 1936 के बाद हुआ ये। ठीक है। इसमें नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल ये दोनों कैसे हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। कैसे हैं दोस्तों? ये प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। और इसके बाद बात करें सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, ये तार सप्तक शुरू किया इन्होंने और तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ये 1943 में प्रथम प्रवर्तक हैं प्रयोगवाद के ये। ठीक है। किसके हैं? प्रयोगवाद के। और प्रगतिवाद के नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो तार सप्तक की जो तार सप्तक का प्रवर्तन किसने किया है? 1943 में किया है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे ने। ठीक है। आगे पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ, और इसमें संबद्ध वर्ष और संवैधानिक प्रावधान भी दिए हुए हैं। हिंदी का ये थोड़ा सा जीके बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका मैंने कुछ फैक्ट्स इसमें डाल रखे हैं, जिससे आपको नॉलेज थोड़ी सी मिलेगी। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको पता भी होंगे, चलो कोई नहीं, पर रिवीजन हो जाएगा। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? उदंत मार्तंड है, जिसकी जो है कब करा था? ये लिखा गया 30 मई 1826 को, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका वो किया है, प्रकाशन किया है, और कोलकाता से हुआ है। ठीक है। उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाए तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष, जिसे लिखा है गोपाल चंद गिरिधर दास ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास बात करें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया 1882 में। हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों इंदुमती को कहा जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कितनी जनवरी को मनाते हैं? 10 जनवरी को। ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, तो राजभाषा संबंधी कुछ संवैधानिक अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 कहता है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा आयोग और संसद की समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिए जाएंगे। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में ये दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। पहले कितनी थी? सबसे पहले मूल रूप से 14 थी, और फिलहाल कितनी हैं? 22। अब हम बात करते हैं अपवाद और विशेष परीक्षा बिंदुओं के लिए कुछ। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है दोस्तों? कठिन काव्य का जो प्रेत है वो कहा जाता है केशव दास को। किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है, जबकि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? अज्ञेय को कहा जाता है। वाड़ी का डिटेक्टिव कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने कबीरदास को वाड़ी का डिटेक्टर कबीरदास को कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाड़ी का डिटेक्टर कहा है, डिक्टेटर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जो आदिकाल में लिखा गया। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो वो प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो द्विवेदी युग का है। ठीक है। और ये किसने लिखा था? उपाध्याय जी हरिओद ने लिखा था। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। देखिए, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। आगे बात करते हैं
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया और इन्होंने इसे फ्रेंच भाषा में लिखा और इन ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी द्वारा लिखा गया। ठीक है। काल क्रमानुसार प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का जो श्रेय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वैसे तो ये सब पढ़ेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में है, लेकिन मैंने आपको एक समरी टाइप से पढ़ा दिया है इसमें। आगे पढ़ते हैं हम अब। इसके कुछ प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ते हैं। ठीक है। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था 1968 में। अगली बात करें हम, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया गया है। ठीक है। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में दिया गया है, जिनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कठिन गद्य का प्रेत, देखिए अग्गे को कहा जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे को 1978 में मिला है कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा को मिला 1982 में यामा के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना बंद हो गए थे, बंद नहीं हुए थे, लेकिन संयुक्त रूप से देना प्रारंभ हो गया था। 1900 देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 1984 के बाद 1984 के पश्चात ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एकल रचना के स्थान पर संपूर्ण साहित्य के उदान के लिए दिया जाने लगा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और वैसे मैंने दोस्तों इसमें सब फैक्ट ही डालें, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, तभी इसको मैं इतना संक्षिप्त कर पाई हूँ, वरना ये अगर मिनिमम से मिनिमम भी करती तो 10 पेज का तो कम से कम होने वाला था दोस्तों, और काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाला था। ये ऐसा है कि आपने किसी डिटेल कहीं से पढ़ी है, बुक से पढ़ा है, तो अगर आप इसको भी पढ़ के चाहते हो ना, या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और आप इसको पढ़ के चाहते हो मोटा मोटा, तो दोस्तों आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। और दोस्तों ये एकदम सटीक बातें मैंने इसमें ऐड करी हैं, फालतू में ज़्यादा नहीं लिखा। लेकिन हाँ, पहली बार पढ़ रहे तो मैं चाहती हूँ आपकी समझ विकसित करने के लिए आपको किताब से इसे पढ़ना चाहिए एक बार एटलीस्ट, तब ताकि चीज़ें सारी समझ में आ जाएं। ये एक तरीके से ओवरव्यू है इसका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी और कि आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ ऐसे लाती रहूँ। और उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।